जाता है उसे इनफॉर्मल फैलेसी के नाम से जानते हैं। इसे प्रायः देखा जाता है तर्क या बातचीत होने वाली ऐसी गलतियां जो दिखने में तो सही लगती हैं लेकिन वास्तव में वह सही नहीं होती, इसी को इनफॉर्मल फैलेसी कहा जाता। यह प्रायः सब्जेक्टिव पेपर यानी कि पहला पेपर में कॉमन है सबके लिए। यहाँ से प्रायः 1 या 2 प्रश्न हर बार रहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो 20 या 21 इनफॉर्मल फैलेसी हैं, उस पे हम लोग विस्तार से एग्जाम्पल से संबंधित यानी कि उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला जो इनफॉर्मल फैलेसी या अनौपचारिक तर्क दोष है उस पे अब हम लोग बात करेंगे। अपेबल अपेबल टू इनग्रोनेंस अपेबल टू इंग्रोनेंस जिसे प्रायः हिंदी में अज्ञानता का तर्क कहा जाता। अब समझेंगे अपेबल टू इनो इंगोग्रेस होता क्या, जिसे प्रायः अज्ञानता का तर्क कहा जाता। इसका मीनिंग समझेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ें सत्य हैं, मान लेते हैं कि कोई चीज़ें जो सत्य हैं क्योंकि उसे गलत साबित नहीं ठहराया जा सकता। एग्जाम्पल अभी देखेंगे लेकिन मीनिंग समझ रहे हैं। हम मान चुके हैं कि जो चीज़ें सत्य हैं उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता या कुछ चीज़ें गलत हैं। हम पुनः मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें गलत हैं, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो अज्ञानता तर्क दोष उससे कहते हैं जब हम कुछ चीज़ों को सही मान लेते हैं और यह भी मान लेते हैं कि अगर यह चीज़ सही है तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता, या कुछ चीज़ों को हम गलत मान लेते हैं और पुनः सोचते हैं कि जो चीज़ें हम गलत मान लिए हैं उसको सही नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे भूत पक्के होते हैं यानी कि ghost must be exist because no one has ever been unable provide that they do not। यानी कि भूत पक्के होते हैं क्योंकि आज तक कोई यह साबित नहीं कर पाया कि वह नहीं है। समझेंगे अज्ञानता जिसे प्रायः अपेबल टू इंग्रोनेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें साधारण सा मीनिंग होता है कि कुछ चीज़ों को हम सही मान लेते और सही मान लेते हैं तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता, या कुछ चीज़ों को हम गलत मानकर स्वीकार कर लेते उसको सही नहीं ठहराया जाता। इसका एग्जाम्पल होगा कि जैसे भूत पक्के होते हैं क्योंकि आज तो कोई देखा नहीं है इसलिए इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि भूत का होना हम सही मान रहे हैं, इसके विपरीत हम तर्क दे रहे हैं कि कोई आज तक जब देखा ही नहीं है तो यानी कि भूत होते हैं, यह सत्य है। इस प्रकार के तर्क दोष को अपेबल टू इंग्रोनेंस के नाम से जानते हैं। अब दूसरे नंबर पे वीक जिसे कमजोर फाल्स इन वीक फाल्स इनोलॉजी वीक दूसरे नाम से फाल्स इनोलॉजी कहा जाता है। इसे कमजोर या गलत तुलना भी कहा जाता है। वीक मीन्स कमजोर, फाल्स इनोलॉजी कमजोर या गलत तर्क। इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग में सबसे पहले ऐसी दो चीज़ों के बीच तुलना करेंगे जो असल में एक जैसी नहीं है। यानी कि वीक या फॉल्स एनोलॉजी में हम मीनिंग समझते हैं, दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से तुलना करेंगे। तुलना आपस में जो भी हो रहा है वह किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को। कर्मचारी कर्मचारी कील की तरह होते हैं। जैसे कील को काम में लेने के लिए ऊपर से ठोकना पड़ता, वैसे ही कर्मचारी को भी दबाकर रखना पड़ता है।
यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय और किल को आपस में तुलना की जाती। एम्प्लॉय और किल को तुलना करते हुए कहा जाता है कि जैसे कोई कील है उसको दबाने के लिए ऊपर से किसी हथौड़े या कोई भी वजनी वस्तु से उस पे ठोकना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो भी कर्मचारी हैं उनसे काम लेने के लिए ऊपर से दबाना पड़ता है या ठोकना पड़ता है, इससे वह काम करते। दोनों चीज़ों में देखा जाए कील कील का प्रयोग प्रायः घरों या कहीं पे भी हम चीज़ों को उसमें धांसने के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि कर्मचारी का विविध रूप है, विभिन्न कामों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दोनों को आपस में तुलना की जा रही है। तुलना किसी भी बेस पे आपस में समानता स्थापित नहीं हो पाती। यह इस प्रकार का तर्क दोष है, तो इसे वीक फॉल्स एनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो तर्क दोष है जिसे प्राय बीइंग द क्वेश्चन को पीटीसीओ प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो तर्क दोष है जिसे प्राय बीइंग द क्वेश्चन पीटीसीओ प्रिंसिपल यानी कि आत्मश्रेय दोष के नाम से जाना जाता है। पुनः समझेंगे बीइंग द क्वेश्चन वाकई होता क्या। बीइंग द क्वेश्चन को पीटिशन प्रिंसिपल यानी कि आत्मश्रेयी दोष के नाम से जाना जाता है। इसका मीनिंग समझेंगे। पहले अपने निष्कर्ष को साबित करने के लिए यानी कि जो भी हम कुछ कह रहे हैं उसको सही साबित करने के लिए उसी बात को घुमा फिरा के कहा जाए। जैसे अगर मुझे कहा जाए कि मैं सुबह क्यों नहीं जग पाता, तो मैं अपनी ही बात को साबित करने के लिए मैं कहूँगा कि सुबह जगना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या सुबह में मेरे शरीर में अकड़ उत्पन्न होती, इसलिए मैं सुबह नहीं जग पाता है। यानी कि बीइंग द क्वेश्चन के माध्यम से अपने ही जो कह रहे हैं उसका यानी कि जो अपने निष्कर्ष है उसको साबित करने के लिए आधार जो प्रीमाइज है उसको घुमा के कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे स्मोकिंग इन दी अनहेल्थी बिकॉज इट बैड योर हेल्थ, यानी कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। बात तो सही है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे बीइंग द क्वेश्चन में देखा जाए तो जो भी हम कुछ कह रहे हैं उसको सत्य मानने के लिए जो भी प्रीमाइज है उसको घुमा के कहा जाता है, उसे प्राय बीइंग द क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे इसमें कहा जाए स्मोकिंग इज अनहेल्थी बिकॉज बैड योर हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। चौथे नंबर पे जिसका अगला तर्क दोष है जिसे फॉल्स अल्टरनेटिव डायलमा के नाम से जाना जाता है। फॉल्स अल्टरनेटिव जिसे प्राय डायलमा भी कहा जाता है, इसे झूठ विकल्प या दुविधा भी कहा जाता है। अब समझेंगे फॉल्स अल्टरनेटिव या डायलमा होता क्या है, इसका मीनिंग समझेंगे। जब किसी दो च जब किसी यानी कि किसी स्थिति के केवल दो ही चरम विकल्प सामने रखे जाएं जबकि असल में और बीच के विकल्प मौजूद हो। समझेंगे। जब फॉल्स अल्टरनेटिव या डायलमा के माध्यम से देखा जाए तो जो चुनने या विकल्प रखने की दायरा है जब उसको सीमित कर दिया जाता है तो इस प्रकार की तर्क दोष उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। नाइदर यू आर विथ अस यू आर अगेन अस, यानी कि या तो तुम हमारे दोस्त हो या तुम हमारे दुश्मन हो। खास अल्टरनेटिव या डायलमा में जब विकल्प को सीमित रख दिया जाता उसमें दो ही विकल्प मुख्य रूप से रखा जाता, तो इस प्रकार से जो तर्क दोष उत्पन्न होता उसे फॉल्स
डायलमा या अल्टरनेटिव तर्क दोष कहते हैं। इस एग्जाम्पल के रूप में या तो तुम मेरे दोस्त हो या तो तुम मेरे दुश्मन हो। इस प्रकार के जब तर्क दोष उत्पन्न होते हैं तो उसे फॉल्स अल्टरनेटिव या डायलमा कहते हैं। फॉल्स केस को प्राय कभी कभी इंग्रोनेशन इलीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब समझेंगे फॉल्स केस जिसे प्राय इंग्रोनेशन इलीचिंग के नाम से जाना जाता है। इसका अनौपचारिक तर्क दोष में कैसे इस प्रकार के तर्क दोष को पहचाने, सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। मीनिंग के माध्यम से हम देखेंगे फॉल्स केस के माध्यम से यह सोचना कि क्योंकि एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई इसलिए पहली घटना ही दूसरी का असली कारक है। यानी कि फॉल्स केस में देखा जाए तो अक्सर इसको व्यवहारिक रूप में कहा जाए तो प्राय हम कहीं पे जा रहे हैं, रास्ते में अगर कोई बिल्ली रास्ता काट देती और आगे जाकर उसी व्यक्ति का जो कहीं जा रहा था, बिल्ली ने रास्ता काटा था, उसका आगे जाके कहीं पे दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न होगा कि यह जो भी एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई वह बिल्ली के रास्ते के काटने की वजह से हुई। यानी कि एक घटना की वजह से दूसरी घटना घटित हुई, न तो बिल्ली रास्ता काटती न ही उसका एक्सीडेंट होता, लेकिन जैसे उसका एक्सीडेंट होता तो उसके मन मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता कि बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ। यानी कि एक कारण दूसरे कारण से होती, इस प्रकार के जो तर्क दोष उत्पन्न हो तो उसे फॉल्स केस इंग्रोनेंस यानी कि गलत कारक का नाम जानते हैं। अब इसमें का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब भी मैं अपनी कार धोता हूँ, जाहिर सी बात है जब भी मैं अपनी कार धोता हूँ बारिश हो जाती है, इसलिए मेरा कार धोने की वजह से ही बारिश होती। सिंपल सी बात है। तर्क दोष यानी कि जब भी मैं रोज निकलता धूप हो जाती, यानी कि मुझे रोड पे निकलने से धूप हो जाती। यह अगर इस प्रकार का तर्क दोष है तो उसे फॉल्स केस इंग्रोनेंस इलीचिंग के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे जो तर्क दोष है जिसे प्राय तीसरे ने 7वें नंबर पे जो तर्क दोष है उसे एड होमनिंग या अगेंस्ट द मैन के नाम से जाना जाता है। एड होमिनिम या अगेंस्ट द मैन के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत आक्षेप कहा जाता है। एड होमनिंग या अगेंस्ट द मैन सबसे पहले जो भी तर्क दोष में नाम है, जैसे एड होमनिंग अगेंस्ट द मैन, इस नाम को याद रखना पड़ेगा, उसके बाद उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। एड होमनिंग यानी कि एड होमनिंग या अगेंस्ट द मैन व्यक्तिगत आक्षेप तर्क दोष के माध्यम से देखा जाए तो जो भी हम कुछ किसी के बारे में कह रहे हैं, यानी कि व्यवहारिक रूप में समझिएगा, अगर हम किसी सामाजिक मुद्दे के बारे में कुछ अपनी बातचीत रख रहे हैं कहीं पे, लेकिन उस सभा में बैठे हुए जो भी व्यक्ति या समूह है उस सभा में बैठा हुआ उस मुद्दे पे बातचीत न करके जो हम उस सभा में अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारे जीवन के जीवन की व्यक्तिगत कमियां हैं उस कमियों को वह उजागर करना शुरू कर देता है। इस प्रकार के तर्क दोष को व्यक्तिगत आक्षेप दोष कहा जाता है। पुनः समझेंगे। एड होमनिंग के माध्यम से जब भी व्यक्ति किसी सामाजिक मुद्दे के बारे में या किसी भी प्रकार के मुद्दे के बारे में वह अपनी बात रखता है, सुनने वाला व्यक्ति उन मुद्दों पे बहस न करके उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की कमियों को उजागर करना शुरू कर देता है या उसके जीवन की व्यक्तिगत
भूमियों पे कटाक्ष करना शुरू कर देता, तो इस प्रकार के तर्क दोष को एड होमनिंग के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा कि राजू अपनी कक्षा में वह सूर्य के बारे में अपने अध्यापक से पूछा कि सूर्य किसे कहते हैं। अध्यापक ने प्रश्न का जवाब न देकर वह राजू को जवाब देता है कि तुम पहले सुबह से एक तो तुम समय से जगते नहीं, सूर्य के बारे में तुम बात क्यों करते हो। यानी कि मुद्दा से ध्यान भटकाकर व्यक्तिगत जीवन की कमियों को उजागर करना। अगर इस प्रकार के तर्क दोष होता तो उसे एड होमनिंग के नाम से जाना जाता। इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं एक बार। आप उनकी आर्थिक नीति पे भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो कॉलेज भी पास नहीं किया। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप जो भी नीति बन रहा है उनकी नीतियों पे आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो कॉलेज की परीक्षा नहीं पास की, तो किस बेस पे वह नीति बनाएंगे। अगर इस प्रकार के तर्क दोष है तो एड होमनिंग कहा जाएगा। पुनः अगला तर्क दोष है जिसे प्राय अपेबल टू मेजोरिटी इसको कई नामों से जाना जाता है। एक एक करके नाम हम देखेंगे। अपेबल टू मेजोरिटी जिसे बैन बॉन्ग या एड पॉपुलम के नाम से जाना जाता है। अपेबल टू मेजोरिटी जिसे बैन बॉन्ग एड पॉपुलर या बहुमत का तर्क कहा जाता है। इस प्रकार का तर्क दोष प्राय देखा जाए तो चुनाव के समय या किसी भी समूह के दौरान समूह के माध्यम से किसी एक व्यक्ति विशेष को गलत साबित करने के लिए इस प्रकार के तर्क दोष का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। यानी कि किसी दावे को सिर्फ इसलिए सही माना जाए क्योंकि बहुमत के साथ वो दावा हो। यानी कि फला पार्टी चुनाव में जीत रही है, यानी कि सभी लोग कह रहे हैं कि XYZ नामक जो राजनीतिक पार्टी है वह चुनाव में बहुमत हासिल करेगी, इसलिए वह पार्टी सरकार बनाएगी। यानी कि केवल बहुमत के नाम से उस निर्णय को गलत साबित कर दिया जाए जो वास्तव में सही था, और बहुमत के नाम पे जो भी कुछ लोग बहुमत की तरफ जा रहे हैं उसको स्वीकार किया जाए। इस प्रकार के तर्क दर्श को अपेबल टू मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग देख रहे हैं, किसी दावे को सिर्फ इसलिए सही या श्रेष्ठ लेना चाहिए क्योंकि अधिकांश लोग मान रहे हैं। जैसे इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल देखा जाए तो भारत में प्राय धार्मिक रीति रिवाजों पे लोग पूजा पाठ करते हैं, तो उन लोगों का कहना यही है कि स्नान करके पूजा पाठ करने से पुण्य प्राप्त होती। हमने कुछ नहीं देखा लेकिन बहुमत के साथ लोग का इस बात को करे, इसलिए हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया। यार इस प्रकार के तर्क दोष उत्पन्न होते तो उसे अपेबल टू मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, everyone is being this new phone so must be best phone in the market। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति नया फोन खरीद रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सैमसंग या कोई भी कंपनी का नया फोन ले रहा है तो यह बाजार में जरूर अच्छा होगा। अगर इस प्रकार का तर्क दोष है तो उसे अपेबल टू मेजोरिटी के नाम से जानते हैं। अब हम चेन आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। चेन आर्गुमेंट जिसे प्राय स्लिपरी स्लोप कहा जाता है। चेन आर्गुमेंट को स्लिपरी स्लोप यानी कि फिसलन भरी ढलान हिंदी में कहा जाता है। चेन आर्गुमेंट को समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। चेन आर्गुमेंट के माध्यम से देखा जाए तो एक क्रम के अनुसार
घटनाएं चलती रहती है, एक श्रृंखला के रूप में जब घटनाएं चलती रहती हैं तो उसे हम चेन आर्गूमेंट के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग समझेंगे, यह दावा करना कि छोटी सी शुरुआत घटना के होने से आगे चलकर बिना किसी ठोस लिंक के बहुत भयानक परिणाम पैदा हो जाएगा। प्रायः कहा जाता है कि एक छोटा सा कोई दुर्घटना हो गया, आगे चलकर उससे बड़ी दुर्घटना होगी और पुनः आगे चलकर उससे बड़ी दुर्घटना होगी। यानी कि जो दुर्घटनाओं का क्रम रहेगा वह एक श्रृंखला के रूप में चलता रहेगा और अंत में एक भयानक परिणाम प्राप्त होगा। यह इस प्रकार के तर्क दोष का, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता तो वह चेन आर्गूमेंट कहा जाता। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर हम छात्र को अपनी सीट खुद चुनने दें, यानी कि कक्षा में अगर हम छात्रों को बैठने का स्थान खुद चुनने दें तो आगे चल के वे सिलेबस भी खुद बनाना चाहेंगे और आखिरकार स्कूल ही बंद हो जाएगा। देखिए इसमें किस प्रकार से तर्क दोष का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि हम कक्षा में छात्रों के बैठने का स्थान हम खुद उनको सुनिश्चित करने दें तो हो सकता है कि आगे चलकर वह सिलेबस भी बनाए। जब सिलेबस वह बनाए तो निकट भविष्य में जो भी स्कूल था वह बंद भी हो सकता है। अगर इस प्रकार के तर्क दोष होता तो उसे चेन आर्गुमेंट या फिसलन ढलान के रूप में जाना जाता। इसके बाद हम लोग एक अनौपचारिक तर्क दोष की बात करेंगे, उसके बाद अगली कक्षा में अपेबल टू इनप्रो। इसके बाद की कक्षाओं में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।